हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू फिजिक्स वाला। और आज जो हम लोग बात करने वाले हैं आपके सेशन में, काफी इंटरेस्टिंग रहने वाला है। हमने सारे बेसिक्स जो थे आपके इस चैप्टर के कंप्लीट कर लिए थे। चैप्टर कौन सा चल रहा है पहले ही बता देता हूं, आपका सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री चल रहा है, जिसको हम मोल कॉन्सेप्ट के नाम से भी जानते हैं। तो इस सेशन के अंदर जो हम बात करने वाले हैं वो आज काफी सारी कैलकुलेशन की बात करेंगे और आपको बहुत छोटी छोटी चीजें मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से कैलकुलेशन को और एनहेंस किया जा सकता है समझने के लिए जो भी पार्ट आप लोग कर रहे हो मोल से रिलेटेड। क्योंकि ये मोल जो कॉन्सेप्ट है आपका, ये पूरी की पूरी केमिस्ट्री में आपका यूज होने वाला है, चाहे आप कोई सा भी चैप्टर ले लो। तो आज मोल के राज से हम लोग पर्दाफाश करेंगे, समझेंगे कि भाई मोल की कैलकुलेशन होती है तो कैसे होती है। तो सबसे पहले मैं आप सभी का वेलकम करता हूं आप सभी के बैच में, विच इज अर्चना नीट फास्ट ट्रैक। माय नेम इज अर्पित भारद्वाज एंड आई एम अ केमिस्ट्री फैकल्टी एट फिजिक्स वाला। अब बात कर लेते हैं आज के सेशन की कि भाई की पॉइंट्स क्या हैं। सर पहले की पॉइंट्स बताओ, उसके बाद देखेंगे। तो आज जो पहली बात हम लोग करने वाले हैं वो करने वाले हैं एटॉमिक एज वेल एज मॉलिक्यूलर वेट के बारे में। फिर हम लोग बात करेंगे कैलकुलेशन ऑफ मोल के बारे में, और फिर हम बहुत सारे इंटर कन्वर्जन्स को समझेंगे विद द हेल्प ऑफ क्वेश्चन। तो आज का सेशन जो है वो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग रहने वाला है। बस साथ बनाए रखिएगा, बहुत अच्छे से देखना है, समझते हुए चलना है। बिल्कुल बेसिक से कराऊंगा और जो जो क्वेश्चंस आपके रेलेवेंट हैं, जैसे आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, उसी तरीके से करवाऊंगा मैं। अब यहां पर बात कर लेते हैं, हमेशा की तरह पहले रिवीजन कर लेते हैं, क्योंकि पुराने पाप धोना बहुत जरूरी है। पहले देख लेते हैं कि भाई क्या क्या चीजें हमने डिस्कस की हुई थी, ताकि जो हमारे डाउट्स हैं वो सारे के सारे क्लियर हो जाएं। तो सबसे पहले रिवीजन की बात करेंगे। हम लोग जो बात कर रहे थे वो बात कर रहे थे हम लोग सिग्निफिकेंट फिगर्स की। हमने बात जो की थी वो बात की थी सिग्निफिकेंट फिगर्स की, और मैंने आपको बताया था कि सिग्निफिकेंट फिगर्स का मतलब एक सिंपल सा है, ऑल सर्टेन digits with at least one uncertain digit, इन्हीं को क्या बोलते हैं? इन्हीं को हम लोग आपका सिग्निफिकेंट फिगर बोलते हैं बेटा। इन्हीं को हम सिग्निफिकेंट फिगर बोलते हैं बेटा। इन्हीं को क्या बोलते हैं? सिग्निफिकेंट फिगर बोला जाता है कि आपके पास एक डिजिट एटलीस्ट ऐसी होनी चाहिए जो फ्लक्चुएट करे, जो कि आपको मशीन्स में दिखाई भी देता है। और यहां पे आपके पास सिग्निफिकेंट फिगर्स में कुछ सेट ऑफ रूल्स होते हैं, कुछ सेट ऑफ रूल्स होते हैं। अब उन रूल्स की बात नहीं करूंगा क्योंकि हम पिछली क्लास में उसको अच्छे से कर चुके हैं। रिक्वेस्ट करूंगा जिन्होंने अभी तक नहीं देखा है वो डेफिनेटली देख लें उस लेक्चर को, क्योंकि काफी इंपॉर्टेंट है। पेपर में आ जाएगा, 4 नंबर का क्वेश्चन आ जाएगा और हम बैठे रह जाएंगे कि हमने तो वो किया ही नहीं है। तो बेटर है सारी चीजों को कर लो। और देखो, पहला चैप्टर है, फर्स्ट चैप्टर में जितना अच्छे से आप मेहनत करोगे, जितना अच्छे से दिमाग लगाओगे, जितने अच्छे से प्रैक्टिस करोगे, कॉन्फिडेंस आगे आने वाले चैप्टर में उतना ही आपका बढ़ता चला जाएगा। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट जो बात कर रहे थे हम लोग, वो बात कर रहे थे मोल के ऊपर। वो हमने बात की थी मोल के ऊपर, और मोल के ऊपर बात करने के लिए मैंने आपको बताया था कि मोल का जो ओरिजिन है बेटा वो कहां से आया है। वो बेसिकली आपके एक स्टैंडर्ड रेफरेंस से आया है। ये बात कहां से स्टार्ट हुई थी? ये बात स्टार्ट हुई थी माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट्स के साथ। ये बात स्टार्ट हुई थी माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट्स के साथ, जो कि बहुत छोटे होते हैं। उनका मास हम लोग मेजर नहीं कर पा रहे थे, हमें बड़ी समस्या हो रही थी। तो हमने एक नया टर्म डिराइव किया था इनके लिए। हमने एक नया टर्म डिराइव किया था जिसको हम बोलते थे AMU। इसका मतलब क्या था? इसको हम बोलते थे एटॉमिक मास यूनिट। इसको हम क्या बोलते थे? इसको हम बोलते थे एटॉमिक मास यूनिट बोलते थे। ये क्या आता था? एटॉमिक मास यूनिट। मतलब किसी भी एटम का या किसी भी मॉलिक्यूल का जो कि बहुत छोटा है, उसका मास डिफाइन करने के लिए, मैं ग्राम्स किलोग्राम्स की बात नहीं करूंगा, बहुत बड़ी बात हो गई, बहुत बड़ी बात हो गई। तो उसके लिए हमने क्या किया था? एटॉमिक मास यूनिट का इस्तेमाल किया था। और यहां पे मैंने बताया था कि आपकी बहुत छोटी यूनिट है, बहुत ज्यादा छोटी यूनिट है, इसीलिए इसको हम यूज करते हैं माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट्स के एनालिसिस में। कहां कहां यूज करोगे? या तो आप एटम्स के लिए यूज कर लोगे इसको कि एटम्स का मास निकालना है, या आपको मॉलिक्यूल्स का मास निकालना है तो आप उनके लिए यूज कर लोगे। और मैंने बोला था कि जो मोल का कॉन्सेप्ट है, मोल इज नथिंग बट अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। इसको हम क्या बोलते हैं? अमाउंट ऑफ सब्सटेंस बोलते हैं। और इसका एक कंपैरिजन हुआ था, इसका एक कंपैरिजन हुआ था किसके साथ? एक नंबर के साथ।
याद होगा आपको, मैंने बोला था कि मोल का मतलब क्या होता है, कि आपको कभी भी मोल डिफाइन करना है तो आप केमिस्ट्री में मोल को डिफाइन करोगे अमाउंट के लिए। जब भी आप अमाउंट के साथ डील कर रहे हो तो किलोग्राम ग्राम्स में काम नहीं चलेगा कि भैया 250 ग्राम कार्बन दे देना, कि भैया 125 ग्राम आप मुझे नाइट्रोजन निकाल के दे देना, ऐसा काम नहीं चलता है। आप मोल में बात करते हो कि मैं 1 मोल H2SO4 ले लूंगा, मैंने 2 मोल कॉपर सल्फेट लिया है, मैंने 3 मोल शुगर ले लिया है, तब मेरे को मजा आता है कि हाँ चलो केमिस्ट्री की बात चल रही है। तो बिल्कुल वैसे ही याद रखना है कि यहां पे एक अमाउंट ऑफ सब्सटेंस है विच एक्चुअली कंपेयर्स अ नंबर। जैसे आपके पास कुछ नंबर आते हैं कि अगर मैं 1 डजन की बात करूंगा तो यहां पे क्वांटिटी जो आती है वो 12 की आती है, 12 इन क्वांटिटी, 12 इन क्वांटिटी नंबर है ना ये भी एक। 1 डजन का मतलब क्या होता है कि 12 किसी भी चीज के ले लो, क्वांटिटी में 12 नंबर ले लो, वो 1 डजन हो जाएगा। जैसे हम लोग एक पेयर की बात करते हैं, एक पेयर की बात करते हैं तो यहां पे 2 हो जाता है। एक ग्रॉस की बात करते हैं तो ये 144 नंबर हो जाता है। मतलब समझ रहे हो, सारी क्वांटिटी की बात है। इसी तरीके से मोल को ऐसा बोला गया था कि भैया 1 मोल जब लोगे, 1 मोल जब लोगे किसी भी एंटिटी का ऑफ एनी स्पीशीज, किसी भी स्पीशीज का जब आप 1 मोल लोगे, उसका मतलब क्या है, उसका मतलब है कि उस स्पीशीज के आपने 6.022 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻23 नंबर ऑफ दैट स्पीशीज, उस स्पीशीज के उतने ही नंबर आपने कंसीडर किए हैं, उस स्पीशीज के उतने ही नंबर आपने कंसीडर किए हैं। ये सारी चर्चा जो थी ये हम लोगों ने लास्ट क्लास में कर ली थी। किसी को कोई समस्या परेशानी तो नहीं होगी मेरे ख्याल से, बट फिर भी अगर आपको फर्दर डिस्कशन करना है तो हमने बोला था कि मोल को कैसे डिफाइन करते हैं। मोल इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस दैट कंटेन्स एज मेनी एटम्स और मॉलिक्यूल्स और आयंस और एनी अदर एलिमेंट्री एंटिटी as there are carbon atoms in exactly 12 ग्राम of carbon 12 आइसोटोप। और मैंने बोला था ये जो है ये आपका स्टैंडर्ड रेफरेंस है, ये आपका स्टैंडर्ड रेफरेंस है। हमने जब देखा, हमने पाया कि जो 12 ग्राम कार्बन 12 है उसके अंदर 6.022 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻23 एटम्स होते हैं, किसके, कार्बन के। ये हमने पाया एक्सपेरिमेंटली, ऐसा हमने पाया। और वहीं से बोला कि ये जो नंबर है इसी को हम क्या बोलते हैं, इसी नंबर को हम बोलते हैं 1 मोल, इसी नंबर को हम क्या बोलते हैं 1 मोल। तो एक सीधा साधा कंपैरिजन था, ये एक सीधा साधा कंपैरिजन था इस केस में। आई होप ये पार्ट आपको समझ में आ गया होगा। ये सारी चर्चा जो थी ये पिछली क्लास की थी, और कुछ होमवर्क के क्वेश्चन भी दिए थे देखो मैंने, तो वो भी अभी सॉल्व करके देखेंगे। कुछ होमवर्क के क्वेश्चन है वो भी सॉल्व करके देखेंगे। अब नेक्स्ट जो चीज मैंने आपको बताई थी कि जो नंबर है, इस नंबर को हम क्या बोलते हैं, इस नंबर को बोला जाता है बेटा एवोगैड्रोस नंबर बोला जाता है। तो Na की वैल्यू कितनी हो जाएगी, Na की वैल्यू हो जाएगी 6.022 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻23, ये वैल्यू है। तो आप बोलोगे अ मोल ऑफ सब्सटेंस इज बेसिकली इक्वल्स टू दैट नंबर ऑफ केमिकल यूनिट्स ऑफ दैट सब्सटेंस। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट था, ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट था। और यहां से एक और रिलेशन निकाला था। पहला रिलेशन क्या आ गया, देखो मैं सारे नोट करते हुए चल रहा हूं। पहला क्या आ गया कि 1 मोल का मतलब क्या है, 1 को मोल का मतलब है इतने नंबर्स अगर हों, इतने नंबर्स हों तो वो 1 मोल है। दूसरी चीज मैंने बोली थी कि जो 12 ग्राम कार्बन 12 आइसोटोप है उसके अंदर नंबर ऑफ एटम्स कितने होते हैं कार्बन के, उसके अंदर Na कार्बन एटम्स होते हैं, और Na का आपको मतलब पता है। और लास्ट में बात आई थी कि आपने सर बोला था AMU का मतलब, आपने AMU का एक मतलब बताया था, AMU का एक मीनिंग आपने डिफाइन किया था। आपने बोला था 1 AMU जो होता है, 1 AMU जो होता है जिसको हम लोग यूनिफाइड मास भी यूज कर लेते हैं, या तो आप AMU यूज कर लो या आप यूनिफाइड मास यूज कर लो, जिसको हम लोग U से रिप्रेजेंट करते हैं, दोनों ही सेम बात है। इसका मैंने आपको एक मतलब बताया था। मतलब क्या बोला था, इसका सिंपल सा मीनिंग है इट इज 1/12 ऑफ द मास ऑफ 1 कार्बन एटम इन कार्बन 12 आइसोटोप।
तो जो कार्बन 12 आइसोटोप है ना, उसका एक कार्बन एटम लिया है, उसके मास का जब 1/12 कर दूंगा तो वो मेरा आएगा क्या, वो मेरा आएगा AMU। और यहां से हमने एक फॉर्मूला भी डिराइव किया था, आपको अगर याद हो, कि जो 1 AMU है, जो 1 AMU है बेटा, वो कितना आता था, वो 1/Na ग्राम्स आता था। ये सारी चीजें हम लोग लास्ट क्लास तक बात कर चुके हैं, ये सारी चीजें लास्ट क्लास तक हम बात कर चुके हैं। जिसने नोट नहीं किया था अब नोट कर लो फटाफट से, जिन्होंने भी नोट नहीं किया था नोट कर लो। चलो जी, अब कुछ क्वेश्चन थे होमवर्क के, वो देख लेते हैं। कुछ क्वेश्चन थे होमवर्क के। तो पहला क्वेश्चन था, मैंने बोला था इफ यू आर स्पेंडिंग, इफ समवन इज स्पेंडिंग 10 करोड़ ईच सेकेंड, तुमने डेफिनेटली आंसर निकाला होगा सेकंडों में, कह रहे हो सेकंडों में खर्च कर देंगे हम, तो सेकंडों में खर्च कर देंगे। तो 1 सेकेंड में अमाउंट स्पेंड कितना है, 1 सेकेंड में कितना अमाउंट स्पेंड कर रहे हो, सोचो भाई सोचो, 1 सेकेंड में कितना अमाउंट स्पेंड कर रहे हो। आप लोग कर रहे हो 10 करोड़। 10 करोड़ बहुत बड़ा नंबर होता है, बहुत बड़ा नंबर होता है। अगर आपने सेकंडों में आंसर निकाला है, बिल्कुल गलत है, बिल्कुल गलत है। ओके, अगर मैं ले लेता हूं ये कितना है, 10⁻⁹ रुपीज है, इतना अमाउंट आप स्पेंड कर रहे हो। और टोटल अमाउंट कितना है बेटा, टोटल अमाउंट कितना है हमारे पास, अरे पैसा ही पैसा है, हम तो बहुत ज्यादा पैसे वाले हैं। क्या हो जाएगा, अमाउंट है हमारे पास 6.022 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻23 रुपीज। तो अगर 1 सेकंड में इतना कर रहे हो बेटा, अगर 1 सेकंड में इतना कर रहे हो, तो क्या बोलोगे 1 मिनट में कितना करोगे, 1 मिनट में अमाउंट स्पेंड कितना करोगे बेटा, वो करोगे 60 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻9 रुपीज, इतना ही स्पेंड करोगे, क्योंकि 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं। मैं बोलूंगा 1 आवर में कितना करोगे, 1 घंटे में कितना करोगे अमाउंट स्पेंड, तो बोलोगे सर 60 से और मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं। तो आप क्या कर दोगे, 60 मल्टीप्लाइड बाय 60 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻9 रुपीज। सर हम तो अंबानी से भी ज्यादा अमीर हैं अभी, हम तो पैसा ही लुटा रहे हैं बिल्कुल। मैंने कहा ठीक है चलो कोई दिक्कत नहीं है। मैं बोलूंगा एक दिन में, 1 डे में कितना अमाउंट स्पेंड कर पाओगे बेटा, तो बोलोगे सर एक दिन में तो हमारे पास 24 टोटल 24 घंटे होते हैं। तो बोलोगे सर इसको 24 से मल्टीप्लाई कर दो, 24 मल्टीप्लाइड बाय 60 मल्टीप्लाइड बाय 60 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻9 रुपीज। अब मैं बोलूंगा बेटा एक ईयर में कितना करोगे, एक ईयर में कितना अमाउंट स्पेंड कर पाओगे, तो बोलोगे सर कुछ नहीं है, एक ईयर में 365 दिन होते हैं, हमने एक दिन का निकाल लिया था, तो 365 मल्टीप्लाइड बाय 24 मल्टीप्लाइड बाय 60 मल्टीप्लाइड बाय 60 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻9 रुपीज। सर एक साल में हम इतना अमाउंट स्पेंड कर सकते हैं। कैलकुलेट करके देख लेते हैं कितना आएगा, देखो कैलकुलेट करके देख लेते हैं, मतलब मजा आना चाहिए, देखो जिंदगी में मजा आना चाहिए। क्या है हमारे पास, 365 है मल्टीप्लाइड बाय 24 है मल्टीप्लाइड बाय 36 है, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा दैट विल बी 315 मल्टीप्लाइड बाय, यहां से 0 ले लिया तो 10⁻11 पहले ही हो गया। अब इसको लूंगा 1 2 3 4 5 ले लो, तो इसको कर लोगे 3.1536 मल्टीप्लाइड बाय, ये 5 और हो गया, तो यहां पे आपका ये 16 हो गया शायद, ठीक है
इसको करूंगा अगर मैं तो 1 2 3 4 5 साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट कर दिया तो 5 वहां पे जोड़ दूंगा तो ये आ गया फाइनल अमाउंट। इतना रुपीस बेटा एक साल में उड़ा सकते हो, इतना ही आ रहा है देखो 3.1536 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻16 रुपीस जो है वो आप एक साल में उड़ा सकते हो। बहुत बड़ा अमाउंट है ये। फिर भी मैं बोलूंगा टोटल ईयर्स कितने लगेंगे, मैं बोलूंगा यहां पे आपको कि भाई निकाल के बताओ कि ये हमारे पास टोटल ईयर्स कितने लगेंगे। तुम क्या बोलोगे सर, बहुत आसान है, टोटल ईयर्स टू स्पेंड एन रुपीस। एन रुपीस समझते हो ना, एन मतलब एवोगैड्रोस नंबर के बराबर अगर हमारे पास पैसे आ गए तो कितना लगेगा, तो आप निकालोगे दैट विल बी इक्वल टू टोटल अमाउंट डिवाइडेड बाय अमाउंट जो कि एक साल में खर्च किया है, अमाउंट स्पेंड इन 1 ईयर। यही करोगे ना बेटा, टोटल अमाउंट जितना है उसको डिवाइड दे दोगे कि एक साल में कितना उड़ाया है, तो वो कितना हो जाएगा बेटा, ये तो आ रहा है आपका 6.022 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻23 डिवाइड बाय 3.1536 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻16। लमसम कर लेते हैं इसको, 3 2 6 मान लेते हैं, लमसम कर लेते हैं, लमसम कर लेते हैं। मैंने बोला था कि इतना स्पेंड कर रहे हो तो कितना टाइम लगेगा बेटा। अब ईयर्स जो है ना मैं ऊपर लिख रहा हूं, ईयर्स जो है ना मैं ऊपर की तरफ लिख रहा हूं, देखो लमसम कैलकुलेशन कर लो बिल्कुल। इसको मान लेते हैं 3 2 6 हो गया, तो अप्रोक्सीमेटली 2 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻, ऊपर 23 है नीचे 16 है, ईपर लेके जाओ नेगेटिव हो जाएगा, 23 माइनस 16 करके देखो कितना आना चाहिए बेटा, 7 आएगा, टोटल 7 आएगा, 10⁻7 ईयर्स। क्या लगता है ये छोटा टाइम है, तुम सेकंडों में निकाल रहे होगे, मुझे पक्का पता है, मैं ऐसे दिल पे हाथ रख के बोल सकता हूं। काफी लोगों ने बोला होगा सर कुछ सेकंड में खत्म हो जाएगा, कुछ लोग बोले नहीं नहीं सर कुछ घंटे लग जाएंगे हमें खत्म करने के लिए, कुछ बोल रहे हो सर कुछ दिन लग जाएंगे। आप देख रहे हो टाइम, देख रहे हो 10⁻7 ईयर्स, इतना तो टाइम अभी तक हुआ भी नहीं है। 10⁻7 ईयर्स, सोच रहे हो कितना बड़ा है, तो सोचो ये नंबर कितना बड़ा होगा जब मैं 10 करोड़ जो कि बहुत बड़ा अमाउंट होता है उसको हर सेकंड में उड़ा रहा हूं। तुम ले लो बेटा, तुम्हें 10 करोड़ से तुम 100 करोड़ ले लो, तुम 1000 करोड़ ले लो, तुम कह रहा हो लाख करोड़ ले लो, तब भी तुम्हारे पास एक बहुत बड़ा टाइम फ्रेम आएगा जितने सालों में ये पैसा जाके खत्म होगा, है कि नहीं। अमीरी हो तो ऐसी हो बिल्कुल कि मतलब कहते ना पुश्ते की पुश्ता खानी चाहिए, यहां तो भाई साहब मतलब पूरा यूनिवर्स की यूनिवर्स खा जाएगी, इतना टाइम है अभी अपने पास, ठीक है। तो एक काफी बड़ा अमाउंट है, तो आपको समझ में आ गया होगा कि एवोगैड्रो नंबर कोई छोटा मोटा नंबर नहीं है, ये काफी बड़ा नंबर है। क्लियर है? आई होप दिस पार्ट इज क्लियर, आई होप दिस एंटायर पार्ट इज क्लियर। ये सबको समझ में आ गया, अहमियत समझ में आ गई होगी कि ये नंबर बड़ा है तो कितना ज्यादा बड़ा है, ठीक है। अब आगे की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो मैंने तुमको दिया था, मैंने बोला था कि हमारे पास मास ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन कितना आता है, यह आता है 9.1 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻⁻31 किलोग्राम, यही दिया था। मैंने क्वेश्चन क्या पूछा था, कैलकुलेट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन 1 किलोग्राम सैंपल, कि 1 किलोग्राम सैंपल में इलेक्ट्रॉन के कितना इलेक्ट्रॉन आएगा। तो बड़ा ही सिंपल सा चर्चा है इसका, बहुत ही सिंपल सा चर्चा है। क्या है, हमको पता है कि मास ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन कितना है, इतना है, मतलब 9.1 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻31 kg इलेक्ट्रॉन्स मींस कितना है, 1 इलेक्ट्रॉन, सही है कि नहीं। तो 1 किलोग्राम इलेक्ट्रॉन में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे, आप कर दो इसको 1 डिवाइडेड बाय 9.1 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻31 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, बस इतना करना था। तब इसको सॉल्व करके देख लो, ये कितना हो जाएगा बेटा, ये हो जाएगा 1, इसको कर दूं 10, ये हो जाएगा 91 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻+31 हो जाएगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आ गए बेटा। अब इसको अगर सॉल्व भी करोगे तो कितना आ जाएगा, इसको ले लेते हैं 100 डिवाइड बाय 91 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻30 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो लमसम करके आप बोलोगे तो 1.1 के आसपास आना चाहिए,
ये क्या आ जाएगा 1.1 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻30 इलेक्ट्रॉन्स। तो 1 किलोग्राम इलेक्ट्रॉन के सैंपल में देख रहे हो कितने सारे इलेक्ट्रॉन आ चुके हैं। 1 किलोग्राम इलेक्ट्रॉन के सैंपल में आपके पास लगभग 1.1 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻30 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आ चुके हैं। आई होप दिस एंटायर पार्ट इज क्लियर। देख लो भाई इसको, देख लो, देख लो इसको। अगला क्वेश्चन क्या था, मैं एक बार स्लाइड खोल के देख लेता हूं। और मैंने क्या बोला था, कैलकुलेट नंबर ऑफ एटम्स इन 46 AMU ऑफ सोडियम एंड 46 ग्राम ऑफ सोडियम। ये और क्वेश्चन था, इसकी और बात कर लेते हैं। सबसे पहले है कैलकुलेट नंबर ऑफ एटम्स इन 46 AMU ऑफ सोडियम। ये मेरे पास सोडियम का एक सैंपल है, तो मुझे पता है क्या है, एटॉमिक वेट ऑफ सोडियम। एटॉमिक वेट डिफाइन कर रहा हूं तो किस में करूंगा, AMU में। कितना आएगा, 23 AMU हो जाएगा, 23 AMU हो जाएगा। तो मतलब क्या है, एटॉमिक वेट का मतलब मास ऑफ वन एटम ऑफ सोडियम इज 23 AMU। तो आप बोलोगे नंबर ऑफ एटम्स ऑफ सोडियम विल बी इक्वल टू टोटल अमाउंट। कितना दे रखा है बेटा, 46 दे रखा है। एक एटम का कितना होता है, 23 होता है। तो आप बोलोगे दो ही एटम आएंगे, दो ही एटम आएंगे उसके केस में, दो ही एटम आएंगे। अब जो दूसरा क्वेश्चन है उसको भी मैं सॉल्व करूंगा, बट पहले कुछ चर्चा कर लेते हैं, पहले कुछ बातें कर लेते हैं। आई होप यहां तक का सारा पार्ट आपको समझ में आ गया होगा, यहां तक की सारी कैलकुलेशन आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, अब कुछ टर्म है जिनके ऊपर से मैं थोड़ा सा पर्दाफाश करना चाहता हूं। सबसे पहला टर्म जो आएगा बेटा इसके अंदर, वो आता है आपका एटॉमिक मास। सबसे पहला टर्म जो आता है बेटा, वो आता है आपका एटॉमिक मास। क्या बोलते हैं, एटॉमिक मास का सिंपल सा मीनिंग है, क्या बोलोगे, मास ऑफ वन एटम, मास ऑफ वन एटम expressed in AMU और U। यूनिफाइड मास या फिर एटॉमिक मास यूनिट के टर्म में जब आप एक्सप्रेस करोगे तब वो क्या आएगा, एटॉमिक मास निकल के आ जाएगा। सही है कि नहीं। जैसे हम बात करते हैं हाइड्रोजन के केस में, तो ये क्या लेते हैं, 1 AMU लेते हैं बेटा। जैसे कि मैं बात करूंगा हीलियम के केस में, तो इसको 4 AMU लिया जाता है, इसको 4 AMU लिया जाता है। ठीक है, जैसे मैंने बात किया हाइड्रोजन का, तो दैट विल बी 1 AMU। हीलियम की बात की हमने, तो ये हो जाएगा 4 AMU। जैसे हम लिथियम की बात करते हैं, ये हो जाएगा 7 AMU। अदरवाइज आपको पेपर में दे रखा होगा, आपको दे रखा होगा, आपको टेंशन नहीं लेनी है, मैं आपको केवल बता रहा हूं। बेरिलियम के केस में लेट्स से ये हो गया आपका 9 AMU। जैसे बोरॉन के केस में ले लिया, दैट विल बी 11 AMU। कार्बन के केस में ले लिया 12 AMU। नाइट्रोजन के केस में ले लिया 14 AMU। हमने ऑक्सीजन के केस में ले लिया 16 AMU। फ्लोरीन के केस में ले लिया हमने 19 AMU। और जैसे मान लेते हैं, हम लोग, हमने नियॉन के केस में ले लिया 20 AMU। फिर आया सोडियम जिसको हमने ले लिया 23। फिर आया हमारे पास मैग्नीशियम, उसको हमने ले लिया 24। फिर आया हमारे पास एल्यूमिनियम जिसको हमने ले लिया 27। फिर आया हमारे पास सिलिकॉन जिसको हमने ले लिया 28। फिर हमारे पास आया फॉस्फोरस जिसको हमने ले लिया 31। फिर हमारे पास आया सल्फर जिसको हमने ले लिया 32। फिर आया हमारे पास क्लोरीन जिसको हमने लिया 35.5। तो यहाँ पे बस एक कॉन्सेप्ट समझाना चाहूंगा, इसलिए मैं सारे बता रहा था कि बीच बीच में कहीं कहीं फ्रैक्शन में भी आएंगे। ये तो मैं सिंपल लेके चल रहा हूं, बीच में कहीं कहीं फ्रैक्शन में जरूर आएंगे। ठीक है, जैसे आपके पास आर्गन आ गया, दैट विल बी 40। पोटेशियम ले लिया 39। कैल्शियम ले लिया फिर से 40। तो ये हमारे कुछ कुछ एटॉमिक वेट्स चलते हैं जब भी आप AMU के टर्म में उसको डिफाइन कर रहे हो।
अब दूसरा टर्म आता है, एक और टर्म आता है जिसको हम क्या बोलते हैं, जिसको हम बोलते हैं मॉलिक्यूलर मास बोलते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, मॉलिक्यूलर मास बोलते हैं। मॉलिक्यूलर मास का मतलब क्या है, मॉलिक्यूलर मास का सिंपल सा मीनिंग है मास ऑफ वन मॉलिक्यूल, किसी भी एक मॉलिक्यूल का मास एक्सप्रेस्ड इन एएमयू या फिर यू, आप उसको भी एएमयू या यू में एक्सप्रेस कर दोगे तो वो भी क्या आ जाएगा, आपका मॉलिक्यूलर मास आ जाएगा। आई बात समझ में, आ गई आपकी बात समझ में। तो ये तो पहला टर्म है, पहला टर्म है हमारे पास, एक है एटॉमिक मास, एक है मॉलिक्यूलर मास, एक है एटॉमिक मास, एक है मॉलिक्यूलर मास। आई होप ये पूरा पार्ट क्लियर हो गया होगा। आप आराम से पॉज करके देख सकते हो, नोट कर लो, क्योंकि सारी चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो भी नोट करने वाले हो, अब सारी चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट बात कर लेता हूं मैं, जैसे जैसे नेक्स्ट टर्म आता है जिसको हम बोलते हैं मोलर मास, जिसको हम बोलते हैं मोलर मास, हम क्या बोलते हैं, मोलर मास, और इसको हम लोग एम से डिफाइन करते हैं, कैपिटल एम से। जनरली इसको एक्सप्रेस करने का तरीका होता है, आप कैपिटल एम से करोगे। यहां पे आप बोलोगे क्या हो जाएगा, मास ऑफ 1 मोल ऑफ एनी स्पीशीज, किसी भी स्पीशीज के 1 मोल का मास जो है उसको हम क्या बोलते हैं, मोलर मास बोलते हैं। अब पुराने टाइम में क्या होता था कि आपके पास इसी के 2 टर्म आते थे, इसी के 2 अलग अलग टर्म आते थे। एक को हम बोलते थे ग्राम एटॉमिक मास, क्या बोलते थे, ग्राम एटॉमिक मास, और इसको बोलते थे ग्राम मॉलिक्यूलर मास। दोनों का मतलब बेटा सेम है, मतलब ग्राम एटॉमिक मास का आपको पता चल रहा होगा कि आप एटॉमिक मास एक्सप्रेस कर रहे हो इन टर्म्स ऑफ ग्राम, या फिर ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा मास ऑफ 1 मोल ऑफ एटम, किसी भी एटम का 1 मोल लूं और उसको मैं डिफाइन करूं, वो क्या हो जाएगा, ग्राम एटॉमिक मास। और वो भी क्या है, मोलर मास है, क्योंकि मोलर मास इज अ जेनरिक टर्म, आप हर जगह यूज कर सकते हो उसको। और अगर वही चीज मैं लेता हूं क्या, मास ऑफ 1 मोल ऑफ एनी मॉलिक्यूल, किसी भी मॉलिक्यूल के 1 मोल का मास लूंगा तो वो क्या हो जाएगा, ग्राम मॉलिक्यूलर मास, जो कि फिर से मोलर मास है बेटा। और याद रख लेना, इसको क्या करते हैं, दिस इज एक्सप्रेस्ड इन ग्राम्स। इसको कैसे करते हैं हम लोग, ग्राम्स में एक्सप्रेस करते हैं। तो ये भी किस में एक्सप्रेस होगा, नाम ही लिख रहा है, इसको भी ग्राम्स में लेंगे और इसको भी ग्राम्स में लेंगे। तो अगर ऐसे कुछ टर्म आपके पास आ जाए तो घबराना नहीं है, बिल्कुल भी, बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी है। आपको बस याद रखना है कि सबका मीनिंग मोलर मास है, और मोलर मास का एक सिंपल मीनिंग होता है कि 1 मोल का जितना मास होगा वही आपका मोलर मास हो जाएगा। आई होप ये पार्ट आपको समझ में आ गया, उसको नोट कर लो, उसको नोट कर लो फटाफट से। अब देखो, मोलर मास को एटॉमिक मास के साथ रिलेट करना बहुत आसान है, क्योंकि आपको पता है यू को जी में कन्वर्ट करना बहुत ज्यादा आसान है। मैं एक सिंपल सी चीज बताता हूं, कंफ्यूज मत होना, देखो बिल्कुल कंफ्यूज मत होना, मैं जो चीज बताने वाला हूं। मुझे पता है एटॉमिक वेट ऑफ हाइड्रोजन कितना होता है, 1 AMU होता है। क्या मैं इसको ग्राम में डिफाइन कर सकता हूं, बिल्कुल कर सकता हूं। ये कितना हो जाएगा, दैट विल बी 1/Na ग्राम्स हो जाएगा, यही हो जाएगा 1/Na ग्राम्स हो जाएगा। आई बात समझ में, बढ़िया आया है एटॉमिक वेट। अगर मैं आपसे बात करूं मोलर मास ऑफ हाइड्रोजन, तो आप क्या बोलोगे, आप बोलोगे मास ऑफ 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन बोलोगे बेटा, यही बोलोगे कि मास ऑफ 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन ही आपका क्या हो जाएगा, मोलर मास हाइड्रोजन का हो जाएगा। और आप बोल सकते हो कि मास ऑफ 6.022 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻23 एटम्स ऑफ H
इनका जितना वेट होगा वही उसका मोलर मास होगा। इस नंबर को क्या कहते हैं बेटा, Na कहते हैं। तो इतने एटम्स का जो वेट होगा वही मेरा मोलर मास होगा। तो मतलब क्या हो जाएगा, दैट विल बी इक्वल टू नंबर ऑफ एटम्स मल्टीप्लाइड बाय एटॉमिक वेट ऑफ हाइड्रोजन, यही बोलोगे बेटा। और ये आपने निकाला था अभी, ये तो आपने निकाला था। तो इसको अगर आगे लिखूं मैं यहाँ पे, तो आप क्या बोलोगे, ये आ जाएगा Na मल्टीप्लाइड बाय 1/Na ग्राम्स। तो इसको सॉल्व कर दो, कितना आ गया बेटा, 1 ग्राम आ गया, 1 ग्राम। अब देखो मैं क्या बताना चाहता हूं, मैं बताना चाहता हूं कि इसका एटॉमिक वेट 1 AMU आया था और इसका मोलर मास कितना आया, 1 ग्राम आया है। तो कुल मिला के कहानी क्या रहती है, सेम रहती है। नहीं समझ में आया होगा, नहीं समझ में आया होगा, एक बार और लेते हैं, एक बार और लेते हैं। मैं आपसे बोलूं एटॉमिक मास ऑफ कार्बन, आप बोलोगे सर ये आएगा 12 AMU, ये आएगा सर 12 AMU। मैं आपसे बोलूं मोलर मास ऑफ कार्बन, तो आप बोलोगे मास ऑफ 1 मोल ऑफ कार्बन एटम्स। 1 मोल कार्बन एटम्स का जो मास होगा वही मेरा मोलर मास हो जाएगा। या फिर आप बोल सकते हो कि मास ऑफ Na एटम्स ऑफ कार्बन, कार्बन के Na एटम्स का जितना मास होगा वही क्या हो जाएगा, उसका मोलर मास हो जाएगा। तो आप बोल सकते हो नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं, Na है, मल्टीप्लाइड बाय एटॉमिक मास ऑफ कार्बन, यही बोलोगे, यही मेरा मोलर मास आएगा। तो क्या हो जाएगा, Na तो Na ही रखो, मल्टीप्लाइड बाय 12 AMU, सही है कि नहीं। अब क्योंकि हमें पता है, क्योंकि हमें पता है कि एक AMU का मतलब क्या होता है, 1/Na ग्राम्स होता है। ये हमने कल की क्लास में देखा था, ये हमने कल की क्लास में देखा था। तो आप क्या कर दोगे, इसको कर दोगे Na मल्टीप्लाइड बाय 12 मल्टीप्लाइड बाय 1/Na ग्राम्स हो जाएगा। Na से तो Na टपक गया बेटा, क्या बचा, 12 ग्राम्स बचा। अब देख रहे हो सिमिलैरिटी, हमने स्टार्ट किया था किसके साथ, 12 AMU के साथ स्टार्ट किया था। कितना आ गया मोलर मास, 12 ग्राम आ गया। मतलब एटॉमिक वेट सेम नंबर में रहेगा, बट आप एक्सप्रेस करोगे यू में या AMU में। मोलर मास आप एक्सप्रेस करोगे इन टर्म्स ऑफ ग्राम, वैल्यू सेम रहेगी। क्लियर है, आई बात समझ में। ये नोट कर लो, ये बड़ी काम की चीज है। ऐसे आपको डिराइव नहीं करना है हमेशा, बस आपको याद करने के लिए बता रहा हूं कि जो चीज आप यू में एक्सप्रेस करते हो उसको ग्राम में एक्सप्रेस कर दो। ठीक है सर, ये बात तो हो गई क्लियर। बट एक चीज आप बताओ कि जो क्लोरीन के केस में आपने स्टार लगाया था उसका मतलब क्या है। तो अब बेटा उसके मतलब समझने जा रहे हैं, उसका मतलब समझ में आ रहा है। हमारे पास एक और आता है, उसको बोलते हैं एवरेज आइसोटोपिक मास। क्या बोलते हैं, एवरेज आइसोटोपिक मास। क्या आता है, एवरेज आइसोटोपिक मास। इसका मतलब क्या है एवरेज आइसोटोपिक मास का, कि ये यूज होगा आइसोटोप्स के लिए। जैसे मेरे पास क्लोरीन 35 भी होता है और क्लोरीन मेरे पास 37 भी होता है, ठीक है। इसकी कुछ परसेंटेज अबंडेंस दे रखी होती है, इसकी कुछ परसेंटेज अबंडेंस है, कि मतलब क्लोरीन 35 कितना अमाउंट में प्रेजेंट है। इसको ले लेते हैं कि x परसेंटेज है इसका, तो इसकी परसेंटेज अबंडेंस क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी 100 माइनस x हो जाएगी, इतने परसेंट। क्योंकि अगर x परसेंट आपका क्लोरीन 35 है तो रिमेनिंग क्लोरीन 37 ही होगा डेफिनेटली। तो यहां पे आपको जब भी एवरेज आइसोटोपिक मास निकालना होता है बेटा, आप क्या करते हो, ये आपका AIM जब निकालते हैं हम लोग, तब हम क्या बोल देते हैं, ये बेसिकली आपका इक्वल हो जाता है किसके, मास ऑफ आइसोटोप, मास ऑफ आइसोटोप मल्टीप्लाइड बाय इट्स परसेंटेज अबंडेंस का समेशन। जितने भी आपके पास आइसोटोप दे रखे हैं उनकी परसेंटेज अबंडेंस के साथ आप उन्हें मल्टीप्लाई करते जाओ और ऐड करते जाओ। तो आप इस केस में क्या बोलोगे,
कि आपका एवरेज आइसोटोपिक मास जो क्लोरीन का है वो कितना आएगा, वो आ जाएगा मास ऑफ फर्स्ट आइसोटोप एंड मल्टीप्लाइड बाय परसेंटेज अबंडेंस ऑफ फर्स्ट आइसोटोप, प्लस दूसरा आ जाएगा मास ऑफ सेकेंड आइसोटोप मल्टीप्लाइड बाय परसेंटेज अबंडेंस ऑफ सेकेंड आइसोटोप। यही आ जाएगा बेटा, ये निकाल लोगे आप लोग बहुत आसानी से। यही आपको फॉर्मूला याद रखना है, यही आपको फॉर्मूला याद रखना है। क्लियर है, क्लियर है। अब एक क्वेश्चन के फॉर्मेट में इसको अप्लाई करके पहले देखते हैं, एक क्वेश्चन की फॉर्मेट में अप्लाई करके देखते हैं। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्लोरीन एग्जिस्ट एज टू आइसोटोप्स क्लोरीन 35 एंड क्लोरीन 37 रेस्पेक्टिवली। If the abundance of chlorine 35 and chlorine 37 is 75% and 25% respectively, then the relative atomic mass of chlorine will be। मतलब वही बात कह रहा है, देखो दूसरा टर्म यूज कर लिया है, कोई दिक्कत नहीं है, बात वो कर रहा है आपका एवरेज आइसोटोपिक मास की, वही बात कर रहा है, वही बात कर रहा है, निकालना वही है आपको। तो मैंने क्या बोला था कि जो आपका एटॉमिक मास आएगा तो यहां पे निकालना है हमें, रिलेटिव एटॉमिक मास जो आएगा वो क्या आ जाएगा, वो आ जाएगा मास ऑफ फर्स्ट आइसोटोप विच इज 35 मल्टीप्लाइड बाय इट्स परसेंटेज अबंडेंस कितनी दे रखी है, 75 दे रखी है, 75% दे रखी है, पूरा लिखूंगा ना, प्लस मास ऑफ अनदर आइसोटोप कितना दे रखा है 37 और उसकी परसेंटेज अबंडेंस कितनी है 25% दे रखी है। यही करना है। जब आप इसको पूरा सॉल्व करोगे तो आपके पास आंसर जो आएगा वो 35.5 यू आ जाएगा बेटा, कितना आ जाएगा 35.5। तो मेरा आंसर क्या आना चाहिए, ऑप्शन नंबर डी आना चाहिए, ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा। क्लियर है, देख लो भाई। अभी भी क्लियर नहीं हुआ है, अभी भी सर क्लियर नहीं हुआ है, कॉन्फिडेंस नहीं आया है। एक क्वेश्चन और करके देख लेते हैं, चलो एक क्वेश्चन और करके देख लेते हैं। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि मेरे को बोरॉन दे रखा है, मेरे पास बोरॉन दे रखा है, एक तो मेरे पास B10 है, एक मेरे पास B11 है, और यहां पे परसेंटेज अबंडेंस जो है वो भी दे रखी है। लेट्स से इसकी 20% दे रखी है और इसकी 80% दे रखी है, और पूछा है कि आप निकालना है रिलेटिव एटॉमिक मास ऑफ बोरॉन, निकालना है आपको। बहुत आसान है, आप क्या बोलोगे, मास ऑफ फर्स्ट आइसोटोप मल्टीप्लाइड बाय इट्स परसेंटेज अबंडेंस प्लस मास ऑफ अनदर आइसोटोप मल्टीप्लाइड बाय इट्स परसेंटेज अबंडेंस। यही करना है, काम तो बड़ा आसान है। क्या करोगे, आप बोल दोगे सर पहले केस में तो आ रहा था 10 मल्टीप्लाइड बाय उसकी परसेंटेज अबंडेंस दे रखी है 20 डिवाइडेड बाय 100 हो गया सर ये तो, और दूसरा है सर 11 मल्टीप्लाइड बाय 80 डिवाइडेड बाय 100, ये हो गया। परसेंटेज अबंडेंस 20% है, 20 डिवाइड बाय 100 करोगे ना तो इसको देखो 0 से 0 गया, 0 से 0 चला गया, तो ये तो आ गया आपका 2, ये तो पूरा सॉल्व हो गया। प्लस इसकी बात करूंगा तो ये 0 से 0 चला गया, इधर से 1 हो गया, तो 11 तो ये 8.8 हो गया, ये 8.8 हो गया, दोनों को ऐड करोगे कितना हो जाएगा 10.8 यू आ जाएगा। क्या आ गया फाइनली 10.8 यू। अब शायद समझ में आ गया होगा, अब शायद समझ में आ गया होगा, अब शायद समझ में आ गया होगा। क्लियर है, सो नोट कर लो, बहुत बहुत काम की चीज है, बहुत काम की चीज है। आगे बहुत सारे ऐसे टर्म आएंगे जिसमें हम लोग एवरेज वाला कॉन्सेप्ट यूज कर रहे होंगे। गैसेस के केस में भी आता है, उसको बोलते हैं एवरेज मोलर मास, तो वो भी एक टर्म आएगा, उसको यूज करेंगे, ठीक है, उसको यूज करेंगे। क्लियर है, चलो अब नेक्स्ट पार्ट जो है वो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है। अब बात कर लेते हैं हम लोग किसकी, कैलकुलेशन ऑफ मोल की बात कर लेते हैं। अब क्या बात कर लेते हैं, कैलकुलेशन ऑफ मोल की बात कर लेते हैं, ये बड़ा काम की चीज है। आप देखो मोल के बारे में हमको एक आध चीज तो पता ही है, आप याद रखना सबसे पहले आप हमेशा ध्यान देना गिवन इंफॉर्मेशन पे।
आपको हमेशा, क्योंकि हमको तो क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, हमें बाकी चीजों से मतलब नहीं है। थ्योरी इधर उधर गई, थ्योरी का हमें कोई मतलब नहीं है, हमें मतलब है क्वेश्चन सॉल्व करने से। हमारा क्वेश्चन होना चाहिए सॉल्व। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, जो भी गिवन इंफॉर्मेशन है उसको अच्छे से भली भांति देख लेना है। अब गिवन इंफॉर्मेशन जो हो सकती है बेटा, वो सबसे पहले जो हो सकती है, फर्स्ट पार्ट जो हो सकता है उसका क्या होता है आपका, वेट ऑफ सैंपल इज गिवन। मे भी हो सकता है कि क्वेश्चन में आपको वेट जो है आपके सैंपल का वो दे रखा हो। इसको हम वेट को हम हमेशा डिनोट करते हैं W से। तो याद रख लेना कि जो मोल होता है जिसको हम N से एक्सप्रेस करते हैं, उसका पहला फॉर्मूला आता है गिवन वेट विच इज W डिवाइडेड बाय द मोलर मास विच इज M। ये सबसे पहला फॉर्मूला आता है। सबसे पहला फॉर्मूला क्या आता है मोल का, जब आपके पास क्या हो, इंफॉर्मेशन गिवन हो इन टर्म्स ऑफ वेट, तब आप निकालोगे मोल विल बी इक्वल टू गिवन वेट डिवाइडेड बाय मोलर मास। और यहां से एक और चीज आ जाएगी कि अगर आपके पास गिवन वेट नहीं दे रखा है, आप निकालना चाहते हो, तो क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स मल्टीप्लाइड बाय मोलर मास। ये दोनों ही फॉर्मूले याद रख लेना, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगे आपके लिए, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल सबसे पहली चर्चा जो आती है वो तो यही समझने में आ जाती है कि सर मोलर मास एक बार कैलकुलेट करना बता दो। तो कुछ स्पीशीज ले लेते हैं बेटा। मैं आपसे कह रहा हूं कि सबसे पहले आपके पास है H2SO4, मुझे बताओ इसका मोलर मास कितना होगा। सेकंड ले लेते हैं अमोनियम हाइड्रोक्साइड ले लिया है बेटा, और इसका मोलर मास कितना होगा। तीसरा मैंने ले लिया है बेटा, लेट्स से फॉस्फोरिक एसिड ले लिया है, और मैं पूछ रहा हूं इसका मोलर मास कितना होगा। ठीक है, पहले ये बताओ, आप क्या बोलोगे, सर ये तो निकालना बहुत आसान है। H2SO4 में 2 हाइड्रोजन है और एक हाइड्रोजन का मास होता है 1, एक सल्फर है जिसका मास होता है 32, फिर 4 ऑक्सीजन है जिनका मास होता है 16। तो टोटल अगर निकालेंगे तो 32 + 2 34 एंड 16 4 64, तो ये आ जाएगा 98 ग्राम पर मोल। याद रख लेना, जब भी मोलर मास निकालोगे यूनिट क्या आएगी, ग्राम पर मोल आएगी। ठीक है सर, अमोनियम हाइड्रोक्साइड होता है बेटा NH4OH। अब तुम फॉर्मूले निकालने तो जानते ही हो ना, तो आई होप तुमने निकाल ही लिया होगा। इसको देखोगे कि यहां पर तो एक नाइट्रोजन है जिसका होता है 14, 4 और एक 5 हाइड्रोजन है, हर एक हाइड्रोजन का होता है 1, और यहां पे एक ही ऑक्सीजन है जिसका होता है 16। तो 14 + 16 तो हो गया 30, 5 ऐड करेंगे कितना हो जाएगा, 35 ग्राम पर मोल। आई बात समझ में। फॉस्फोरिक एसिड ये होता है H3PO4। क्या होता है ये, H3PO4 होता है। अब इस केस में आप करोगे तो 3 तो है हाइड्रोजन जिनका वेट कितना आता है, 1 आता है। फॉस्फोरस का हमने अभी देखा था आता है 31, प्लस 4 ऑक्सीजन का होता है 16, तो कितना हो जाएगा 64 + 65 95 398। ये भी कितना आ जाएगा आपका 98 ग्राम पर मोल आ जाएगा। आई बात समझ में। आई होप ये पार्ट आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, MM का मतलब लिख देता हूं, ये मोलर मास पूछ रहा है बेटा, ये है आपका मोलर मास। कभी कंफ्यूज मत हो जाना, तुम लोग भी ऐसे सोते जागते देखते हो ना, तो फिर याद आता होगा, ओहो हो सर ये MM क्या लिख दिया था, बाद में कहोगे सर आप तो बहुत शॉर्ट फॉर्म यूज कर रहे हो, पता ही नहीं चल रहा है। MM मतलब मोलर मास है बेटा। बट अभी भी लगता है कि 3 क्वेश्चन में मामला जमा नहीं है, थोड़े क्वेश्चन की और प्रैक्टिस हो जाए तो ठीक है बेटा। बिल्कुल आपकी पब्लिक की डिमांड पे, बिल्कुल हमारा क्या है, हम तो सेवक हैं, हम तो क्वेश्चन दे देंगे। ठीक है, चलो जी
क्वेश्चन की बात कर लेते हैं कि पहले बताओ सर, एक क्वेश्चन बताओ कि हमारे पास जो केन शुगर है उसका मोलर मास बताओ पहले आप। उससे पहले तो बात ही नहीं जमेगी, आप इसका मोलर मास बताओ। केन शुगर के बाद आप सर फिर लगे हाथों ग्लूकोज का भी मोलर मास बता ही देना। ठीक है बेटा, हम तो सब बता देंगे। इसके बाद आप नाइट्रिक एसिड जो है इसका भी मोलर मास बता ही डालो। और इसके बाद आप हमें कॉपर सल्फेट जो है इसका भी मोलर मास लगे हाथों बता ही दो। तो ठीक है बेटा, कोई दिक्कत नहीं है, सब बता देता हूं, सब कुछ बता दूंगा। सबसे पहले केन शुगर की बात करते हैं, जो नॉर्मल शुगर होती है। इसका फॉर्मूला होता है C12H22O11। अब निकालना स्टार्ट करते हैं। अब क्योंकि यहां पर आपके पास 12 कार्बन है और हर कार्बन का वेट कितना होता है, 12 ही होता है, प्लस अब क्योंकि आपके पास 22 ऑक्सीजन है, सॉरी 22 हाइड्रोजन है और उनका मास कितना होता है, केवल 1 होता है। और क्योंकि आपके पास 11 ऑक्सीजन है और उनका वेट कितना होता है, 16 होता है। तो ये सब आपको ऐड करना पड़ेगा। ऐड करोगे तो कितना आएगा, ये 12 12 144 हो जाएगा, 144 146 166 तो आ गया यहां तक। अब 11 इंटू 16 करोगे तो ये 16 1 16 हो गया, 6 इधर आ गया, 176 ये हो जाएगा। तो 176 और 166 को आप ऐड करोगे, आ जाएगा 342। ये 342 ग्राम पर मोल आ जाएगा बेटा। इसका मोलर मास कितना आ गया, 342 ग्राम पर मोल आ गया। क्लियर है। ग्लूकोज की बात करते हैं, क्या होता है, C6H12O6 ये होता है। तो 6 कार्बन है जिनका मास होगा 12, प्लस 12 कार्बन है जिनका मास होगा 1, प्लस 6 ऑक्सीजन है जिनका मास होगा 16। तो आप कैलकुलेट करोगे, ये आ जाएगा 180 ग्राम पर मोल। आई बात समझ में? आई होप ये क्लियर हो गया होगा, आई होप ये क्लियर हो गया होगा। नाइट्रिक एसिड की बात करें तो इसका फॉर्मूला होता है HNO3। तो हाइड्रोजन एक है उसका एक, नाइट्रोजन भी एक है तो उसका 14, और 3 ऑक्सीजन है तो उनका 16 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा 16 48, तो ये हो गया 48 52 65, दैट विल बी 63 ग्राम पर मोल आ गया बेटा। कितना आ गया, 63 ग्राम पर मोल आ गया। नेक्स्ट अगर बात करूं, कॉपर सल्फेट जो होता है वो होता है CuSO4। कॉपर होता है 63.5 प्लस सल्फर होता है 32 प्लस 4 मल्टीप्लाइड बाय 16। अब ये मुझे कैलकुलेट करके बताओ कितना आएगा, जल्दी से कैलकुलेट करके बताओ। ये हो जाएगा 16 4 64 66 66 96, तो यही हो गया। अब 96 अगर ऐड करूंगा दैट विल बी 5, तो इधर आ गया 96, 6 और 3 9, ये हो गया, और नॉट 6 15, सो दैट विल बी 159.5 ग्राम पर मोल आ गया बेटा। कितना आ जाएगा, 159.5 ग्राम पर मोल आ जाएगा। देख लो भाई, यही है आपकी कैलकुलेशन फर्स्ट पार्ट की, जिसको हम बोलते हैं मोलर मास। देख लो, बहुत ही सिंपल सा है, बहुत ही सिंपल सा है एनालिसिस। अब नेक्स्ट बात कर लेते हैं। अब क्योंकि हमें एक स्टेप आगे बढ़ना है, तो हमें अब समझना पड़ेगा कि क्वेश्चन कैसे दिए जाते हैं। तो क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं पहला, कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल्स। फर्स्ट पार्ट है, आपको नंबर ऑफ मोल्स निकालने हैं। सबसे पहले ले लेते हैं क्या लें, ले लेते हैं आपका 342 और ले लेते हैं 360 ग्राम्स ऑफ ग्लूकोज। पहले तो ये लेते हैं, ठीक है।
सेकंड क्या लेते हैं आपका 1.7 mg अमोनिया लेते हैं, ठीक है। थर्ड क्या लेते हैं बेटा, लेट्स से 342 किलोग्राम ऑफ केन शुगर लेते हैं, केन शुगर लेते हैं। ये डेटा आपको दे रखा है और आपसे पूछा है कि भाई कितने मोल्स होंगे, कितने मोल्स होंगे। अब कहानी तो बड़ी आसान है इस केस में, कहानी तो बड़ी आसान है, क्योंकि मेरे को यहां पे W दे रखा है। W कितना है, W इज 360 ग्राम्स, और मोलर मास मुझे पता होना चाहिए, ग्लूकोज के केस में ये नोन है, तो एक पार्ट गिवन है, एक पार्ट नोन है। मोलर मास कितना होता है, 180 ग्राम पर मोल होता है। तो नंबर ऑफ मोल्स निकालोगे, W बाय M कर दोगे, कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 360, ये आ जाएगा 180, कितना आ गया बेटा, 2 मोल्स आ गए। क्लियर है, 2 मोल्स आ गए आपके। यहां पे W देखो कितना दे रखा है, 1.7 mg। बेटा याद रख लेना, जब भी कोई और यूनिट दे रखी हो, कोई और सब्सिडरी यूनिट दे रखी हो, पहले उसको स्टैंडर्ड यूनिट में कन्वर्ट करो। mg आपको पता है क्या हो जाएगा, 1.7 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻³ ग्राम आ जाएगा, ठीक है। अमोनिया के केस में मोलर मास आप जानते ही हो, 14 तो हो गया नाइट्रोजन का, 3 मल्टीप्लाइड बाई 1 हो गया हाइड्रोजन का, ये आ जाएगा 17 ग्राम पर मोल। आ गया। अब आपको बताइए नंबर ऑफ मोल्स निकालना तो आसान है, W बाई M होता है फॉर्मूला, क्या हो जाएगा 1.7 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻³ डिवाइडेड बाय 17। इसको अगर सॉल्व करोगे ये कितना आ जाएगा बेटा, ये आ जाएगा 10⁻⁻4 मोल्स आ जाएंगे बेटा। क्या आ जाएंगे, 10⁻⁻4 मोल्स आ जाएंगे। देख लो भाई, अच्छे से देख लो, अच्छे से देख लो। हमारे पास है 342 किलोग्राम ऑफ केन शुगर, W कितना दे रखा है 342 किलोग्राम। मैंने बोला था स्टैंडर्ड यूनिट में कन्वर्ट करो, कितना हो जाएगा 342 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻³ ग्राम्स। मोलर मास हमने अभी कैलकुलेट किया था, कितना आया था 342 ग्राम्स पर मोल ही आया था। तो नंबर ऑफ मोल्स निकालना तो बड़ा आसान है, विच इज W बाय M। W दे रखा है 342 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻³ डिवाइडेड बाय 342, कितना हो जाएगा 10⁻³ मोल्स आ गए मेरे पास। आई बात समझ में, देख लो बहुत सिंपल सी कैलकुलेशन है। डन है ये, आई होप ये पार्ट क्लियर हो गया होगा। अब देखो, अब कहानी को थोड़ा सा और इंटरेस्टिंग बनाते हैं, अब क्वेश्चन की तरफ थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। क्या है मेरे पास, मान के चलो, मान के चलो, अब क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, वो क्वेश्चन पूछ रहा है कैलकुलेट द वेट ऑफ सैंपल। अब सैंपल का आपको वेट बताना है। फर्स्ट दे रखा है आपको 2 मोल्स ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड के 2 मोल्स दे रखे हैं। सेकेंड पार्ट है आपके पास, आपको दे रखा है 2 मिलीमोल्स ऑफ, या 2 की जगह आप ले लो 2.5 मिलीमोल्स ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट के 2.5 मिलीमोल्स दे रखे हैं। और नेक्स्ट ले लो बेटा 10 नैनोमोल्स ऑफ सॉलिड फॉस्फोरस। ठीक है, तीनों ही क्वेश्चन काफी अच्छे हैं,
तीनों ही क्वेश्चन काफी बेहतरीन है। करना कुछ नहीं, कॉन्सेप्ट वही रहेगा, कॉन्सेप्ट वही रहेगा। आपको बताया कि 2 मोल्स ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड दे रखे हैं, मतलब एन गिवन है, आपको पता है W विल बी इक्वल टू एन मल्टीप्लाइड बाय मोलर मास। बस अब ये फॉर्मूला लगाना है आपको। आपको पता है क्योंकि सल्फ्यूरिक एसिड है, मतलब ये तो H2SO4 होगा, और इसका मोलर मास हमको पता है कितना होता है, 98 ग्राम पर मोल होता है। ये तो 98 ग्राम पर मोल होता है, ये हमको पता है। तो हम क्या करेंगे, W विल बी इक्वल टू 2 मोल्स दे रखे हैं मल्टीप्लाइड बाय 98। आप क्या बोलोगे, ये हो जाएगा 100 200 196 हो जाएगा, 196 ग्राम आ जाएगा। आई बात समझ में? ठीक है, 196 ग्राम आ जाएगा। क्लियर है? अब दे रखा है 2.5 मिली मोल्स ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट क्या होता है बेटा, कैल्शियम कार्बोनेट इज CaCO3। तो इसका अगर मैं मोलर मास निकालूंगा, आप बोलोगे कैल्शियम का होता है सर 40, कार्बन का होता है 12, 3 ऑक्सीजन है तो उनका मल्टीप्लाइड बाय 16, तो ये हो गया 48, 49 50 60, 60 प्लस 40 100, यह आ गया 100 ग्राम पर मोल आ गया। तो आपको पता है कि W विल बी इक्वल टू N मल्टीप्लाइड बाय M। अब सबकी स्टैंडर्ड यूनिट लेनी है, देखो अब मिली मोल है तो ये क्या हो जाएगा, 2.5 मल्टीप्लाइड बाय 10 रेज़ टू द पावर -3 मोल्स हो गए, मल्टीप्लाइड बाय 100 हो गया। तो कितना आ जाएगा बेटा, ये आ जाएगा आपका 0.25 ग्राम्स। कितना आ जाएगा बेटा, ये 0.25 ग्राम्स आ जाएगा। स्टैंडर्ड यूनिट ही लेने हैं, मिली मोल नैनोमोल जो भी दे रखा है उसको आप मोल में ही कन्वर्ट करोगे। नेक्स्ट सॉलिड फॉस्फोरस, अरे ये क्या बवाल चीज है, इसको बोलते हैं P4 बेटा, इसको बोलते हैं P4। तो अगर ये P4 है तो पहले इसका मोलर मास निकालना है, क्योंकि फॉस्फोरस का होता है 31, तो 31 मल्टीप्लाइड बाय 4 दैट विल बी इक्वल टू 124 ग्राम्स आ जाएगा, ग्राम पर मोल 124 आ गया। अब आपको पता है कि W क्या हो जाएगा आपका N मल्टीप्लाइड बाय M हो जाएगा। अब यहां 10 नैनोमोल दे रखे हैं, नैनो का मतलब क्या होता है 10 रेज़ टू दी पावर -9 मल्टीप्लाइड बाय M कितना था 124 था। तो आप क्या बोलोगे, ये आ जाएगा 124 मल्टीप्लाइड बाय 10 रेज़ टू दी पावर -8 ग्राम्स आ जाएगा। आई बात समझ में? देख लो भाई, नोट कर लो, बड़ी काम की चीजें हैं ये। अब कुछ क्वेश्चन दे देता हूं होमवर्क के लिए, वो आप कर लेना। ये आपको दे रहा हूं मैं होमवर्क, ठीक है? क्या है आपका, कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल्स (32 mg ऑफ सॉलिड सल्फर। घबराना मत, सॉलिड सल्फर का मतलब होता है एसिड, पहले ही दे रहा हूं, ठीक है? सेकंड ले लो आप। सेकंड क्या लोगे, 5.1 माइक्रोग्राम ऑफ हाइड्रोजन परऑक्साइड। सर्च करना क्या होता है हाइड्रोजन परऑक्साइड और उसका मोलर मास निकाल लेना, ताकि तुम्हारी कैलकुलेशन आसान हो जाए। नेक्स्ट ले लेते हैं बेटा, क्या लिया जाए अब, हम ले सकते हैं 97, इसको ले लेते हैं 9.7 किलोग्राम ऑफ जिंक ऑक्साइड। ठीक है, ये कर लेना और नोट कर लो कैलकुलेट वेट ऑफ सैंपल।
आपको सैंपल का वेट बताना है। फर्स्ट हो जाएगा आपका 10.5 moles ऑफ फॉस्फोरिक एसिड। ठीक है, नेक्स्ट हो जाएगा आपका 'माइक्रोमोल्स ऑफ ग्लूकोज। और लास्ट ले लेते हैं बेटा इस केस में, लेट्स से हम बात कर लेते हैं, दैट विल बी 2.5 नैनोमोल्स ऑफ वाटर। ठीक है, ये 3 चीजें दे रहा हूं, 3 क्वेश्चन ये वाले, 3 क्वेश्चन ऊपर वाले, ताकि आपकी प्रैक्टिस थोड़ी सी और अच्छी हो जाए और डील करना सीख जाओ कि मोल्स के साथ डील कैसे करते हैं, वो सबसे जरूरी है। अगर मोल के साथ आपको डील करना नहीं आया तो ये चैप्टर बर्बाद है, फिर बिल्कुल मान के चलो, और मैं चाहता नहीं हूं किसी का बर्बाद हो, इसलिए मैं बिल्कुल बेसिक से बता रहा हूं। तो पहला फॉर्मूला आपको समझ में बहुत अच्छे तरीके से आ गया होगा, हमने काफी सारे क्वेश्चन भी सॉल्व कर लिए हैं केवल पहले फॉर्मूले के लिए। और पहला फॉर्मूला क्या है कि जब भी आपको वेट दे रखा हो सैंपल का, तो वहां से मोल्स क्या हो जाते हैं, गिवन वेट डिवाइडेड बाय मोलर मास। अब नेक्स्ट बात करते हैं, अब आता है नेक्स्ट फॉर्मूला, इसके बाद आएगा आपका नेक्स्ट फॉर्मूला। नेक्स्ट फॉर्मूला क्या बोलता है? नेक्स्ट फॉर्मूला देखो, नेक्स्ट फॉर्मूला सिंपल सा बोलता है, इफ डेटा इज गिवन, आपको हमेशा डेटा देखना है इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ पार्टिकल्स। अगर ये डेटा आपको दे रखा है इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ पार्टिकल्स, तब क्या करेंगे? तो याद रख लेना, मोल जो है दैट विल बी इक्वल टू गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल्स हो जाएगा, जिनको हम क्या बोलते हैं, जिनको हम कैपिटल एन से रिप्रेजेंट करते हैं, डिवाइडेड बाय वो क्या हो जाएगा, एवोगैड्रोस नंबर, जिसको हम Na से डिटरमाइन करते हैं। तो फॉर्मूला क्या आ गया? फॉर्मूला सिंपल आ गया कि n विल बी इक्वल टू n अपॉन Na। आई होप दिस पार्ट इज क्लियर, आई होप ये समझ में आ गया होगा, आई होप ये फॉर्मूला भी क्लियर हो गया होगा। देख लो भाई, ये सेकंड फॉर्मूला है आपका कि डेटा अगर आपका नंबर ऑफ पार्टिकल्स के फॉर्म में दे रखा है तब आप निकाल सकते हो इसको। जैसे क्या है हमारे पास, कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल्स, क्या है हमारे पास, हमने मान लिया 6.022 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻20 एटम्स ऑफ सोडियम। ठीक है, सेकंड हमने ले लिया है, लेट्स से क्या लिया जाए, हम ले लेते हैं 3.011 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻30 एटम्स ऑफ फॉस्फोरस। एंड थर्ड ले लिया है, लेट्स से 12.044 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻10 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर। और हर केस में पूछा है कि मुझे बताना है कि नंबर ऑफ मोल्स कितने आएंगे। तो बहुत सिंपल सी कैलकुलेशन है, देखो बहुत ही सिंपल सी कैलकुलेशन है, क्योंकि आपको n दे रखा है और आपको पता है कि नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालते हैं, दैट विल बी n अपॉन Na। और ये तो फिक्स है, Na तो फिक्स है, तो आप अगर वैल्यू पुट करोगे क्या आ जाएगा, 6.022 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻20 डिवाइडेड बाय 6.022 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻23। ये तो पूरा चला गया, क्या आ जाएगा, 10⁻³ मोल्स ऑफ सोडियम आएगा। आई बात समझ में? ये आ जाएगा आपका पहला आंसर। क्लियर है? देख लो भाई अच्छे से, देख लो इसको अच्छे से।
अब अगर नेक्स्ट देखोगे, आप फिर से बोलोगे कि n इज इक्वल टू क्या होता है, कैपिटल N अपॉन Na होता है। तो यहां से क्या बोलोगे कि मेरे पास डेटा दे रखा है 3.011 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻30 डिवाइडेड बाय 6.022 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻23। तो ये तो हो गया 1/2, ये तो हो गया 1/2। और इधर देखोगे 10⁻30 माइनस 23 हो जाएगा 10⁻7। तो अगर इसको सॉल्व करोगे ये फाइनली आपका आ जाएगा 5 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻6 मोल्स ऑफ फॉस्फोरस। अब कहोगे मैंने डायरेक्ट कर दिया, तुम सॉल्व करके देख लेना, सॉल्व करके देख लेना, आएगा तो वो 0.5 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻7, इसको मैंने लिख दिया है 5 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻6, करके देख लेना, सेम ही आएगा। और लास्ट अगर बात करते हैं तो फिर से फॉर्मूला वही है, कैपिटल N अपॉन Na, वैल्यू पुट कर दो 12.044 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻10 डिवाइडेड बाय 6.022 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻23। तो ये तो ट्वाइस चला गया, ये तो ट्वाइस चला गया। ऊपर अगर देखोगे 10 माइनस 23 तो -13 आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 2 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻13 मोल्स आ जाएगा। किसके, वाटर के आ जाएगा। आई बात समझ में, आई बात समझ में, देख लो भाई। अब एक स्टेप थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, एक स्टेप थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। कैसे बढ़ते हैं, देखो एटम्स और मॉलिक्यूल्स थोड़े से अलग होते हैं। एक कॉन्सेप्ट में बताना चाहता हूं आपको, जिसको हम बोलते हैं एटॉमिसिटी, जिसको मैं बताना चाहता हूं एटॉमिसिटी। एटॉमिसिटी होती है नंबर ऑफ एटम्स ऑफ दैट स्पीशीज, कोई भी एक स्पीशीज हो सकती है, प्रेजेंट इन वन मॉलिक्यूल। एटॉमिसिटी का मतलब होता है कि एक किसी भी एक गिवन मॉलिक्यूल में कितने नंबर ऑफ एटम्स किसी स्पीशीज के प्रेजेंट हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं एटॉमिसिटी। इसको याद रख लेना, बड़ी काम की चीज है ये, बड़ी ही काम की चीज है, बहुत ज्यादा यूज होगी अभी, बहुत ज्यादा यूज होगी अभी। कैसे है, जैसे कुछ एग्जाम्पल लेके देखते हैं, बिना एग्जाम्पल के तो कैसे ही समझ में आएगा हमें। जैसे अगर मैं आपको बोलूं कि मेरे पास है P4, तो आप बोलोगे यहां पे एटॉमिसिटी ऑफ फॉस्फोरस, P4 एक मॉलिक्यूल है, तो वहां कितने एटम है, 4 एटम है, तो आप बोलोगे 4 एटॉमिसिटी हो जाएगी उसकी। अगर मैं आपको बोलूं मेरे पास S8 है, तो यहां आप बोलोगे एटॉमिसिटी ऑफ सल्फर कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी 8। बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है। अब अगर मैं आपको बोलूं कि मुझे बताओ H2SO4 में एटॉमिसिटी, तो आपका पहला क्वेश्चन आएगा सर किसकी बतानी है। आप मुझसे पूछो एटॉमिसिटी ऑफ हाइड्रोजन, तो एक मॉलिक्यूल के अंदर हाइड्रोजन की एटॉमिसिटी कितनी है, हाइड्रोजन केवल 2 दिख रहे हैं। आप मुझसे पूछो एटॉमिसिटी ऑफ सल्फर, मैं देखकर बताऊंगा H2SO4 में एक ही सल्फर दिख रहा है, तो एटॉमिसिटी उसकी 1 होगी। आप मुझसे पूछो एटॉमिसिटी ऑफ ऑक्सीजन, मैं आपको बताऊंगा ये कितनी है, 4 है। और आप मुझसे पूछो कि टोटल एटॉमिसिटी कितनी है, टोटल एटॉमिसिटी कितनी है, तो मैं सबको ऐड कर दूंगा, तो 4 और 2 6 और 1 7, कितना आ गया मेरे पास, टोटल 7 आ जाएगी। बट टोटल एटॉमिसिटी का कोई सेंस नहीं बनता, इट डजंट मेक एनी सेंस, क्योंकि टोटल एटॉमिसिटी में सारे अलग अलग टाइप के जो एटम्स हैं वो सब आ गए हैं। और थोड़े एग्जांपल लेके देखते हैं, और थोड़े एग्जांपल लेके देखते हैं ताकि क्लियर हो जाए मामला। जैसे अगर मैं बात करता हूं फॉर एग्जांपल मैं आपसे पूछता हूं कि मुझे बताओ ग्लूकोज में क्या होता है, मुझे बताओ ग्लूकोज के केस में क्या होता है, मुझे बताओ केन शुगर के केस में क्या हो जाएगा, मुझे बताओ हाइड्रोजीन के केस में एटॉमिसिटी कैसे होगी। तो आपको बस फॉर्मूला लिखना है, नंबर ऑफ एटम्स जज करने, और वहां से आपका काम आसान है। जैसे ग्लूकोज के केस में C6H12O6 है, आप क्या बोलोगे सर, यहां पर एटॉमिसिटी हम निकाल सकते हैं किसकी, कार्बन की, वो तो आएगी 6 क्योंकि 6 कार्बन दिख रहे हैं।
एटॉमिसिटी हाइड्रोजन की आएगी 12, क्योंकि 12 दिख रहे हैं। एटॉमिसिटी ऑक्सीजन की आएगी फिर से 6। और अगर आप मुझसे पूछोगे टोटल एटॉमिसिटी, एटॉमिसिटी अगर आप मुझसे टोटल पूछोगे तो मैं सबको ऐड कर दूंगा, तो 6 और 6 12 और 12 24, कितना हो जाएगा ये? दैट विल बी 24। दैट विल बी 24। अब अगर केन शुगर की बात करेंगे तो यहां पर बहुत आसान है। आप क्या बोलोगे? C12H22O11 है, यही दे रखा है। आपसे पूछ लिया जाए कि एटॉमिसिटी कार्बन की, एटॉमिसिटी हाइड्रोजन की, एटॉमिसिटी ऑक्सीजन की, आप बोलोगे कार्बन तो मुझे 12 दिख रहे हैं, हाइड्रोजन मुझे 22 दिख रहे हैं, ऑक्सीजन मुझे 11 दिख रहे हैं, और टोटल मुझे कितना दिख रहा है? हो जाएगा 2 2 1, दैट विल बी 5 45। टोटल एटॉमिसिटी कितनी आ गई? 45 आ गई। और लास्ट पार्ट हाइड्रोजन का मैं फॉर्मूला बता रहा हूं, दैट विल बी N2H4। अब मुझे आप बता देना कि इसके केस में नाइट्रोजन की कितनी होगी, इसके केस में हाइड्रोजन की कितनी होगी, और टोटल जब निकालोगे तब कितनी हो जाएगी। बट क्वेश्चन एक आता है, सर ये क्यों कर रहे हैं हम, मतलब जरूरत क्या है? क्वेश्चन आता है कि इसकी जरूरत क्या है। तो देखो जरूरत अब मैं आपको बताऊंगा कि इसकी जरूरत क्यों पड़ रही है। इसकी जरूरत आपको क्यों पड़ रही है? आपको क्वेश्चन दे दिया है, आपको क्वेश्चन दिया है। क्वेश्चन क्या बोला है आपको? कैलकुलेट नंबर ऑफ फॉस्फोरस एटम्स इन 2 मोल्स ऑफ P4। अब निकलवाए उसने एटम्स हैं और दे रखा है P4, तो यहां हम गड़बड़ कर देते हैं। अब क्या करूंगा? सबसे पहले नंबर निकालना है ना, तो नंबर वाला फॉर्मूला यूज करूंगा। तो नंबर ऑफ मोल्स विल बी इक्वल टू N अपॉन Na। ये N क्या आएगा? ये आएगा नंबर ऑफ P4 मॉलिक्यूल्स, क्योंकि डेटा भी तो P4 का ही दे रखा है, डेटा भी तो P4 का ही दे रखा है, तो मॉलिक्यूल्स भी किसके निकलेंगे? P4 के ही निकलेंगे। तो आप क्या बोल सकते हो, यहां से आपका N आ जाएगा मोल्स मल्टीप्लाइड बाय एवोगैड्रो नंबर। कितना हो जाएगा? मोल्स दे रखे हैं आपको 2 मल्टीप्लाइड बाय Na मॉलिक्यूल्स। अब अगर आपने मॉलिक्यूल्स निकाल लिए तो एटॉमिसिटी आपको पता है, तो आप याद रख लेना एक फॉर्मूला कि नंबर ऑफ एटम्स क्या होते हैं? वो होते हैं आपके एटॉमिसिटी मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, और यहां आपको जरूरत पड़ती है उस डेटा की। आई बात समझ में? ये फॉर्मूला बस आप याद रख लेना। तो आपको फाइनली तो क्या निकालने थे क्वेश्चन में? आपको फाइनली तो निकालने थे नंबर ऑफ एटम्स ही निकालने थे, बट क्योंकि डेटा P4 का दे रखा था तो मेरे पास जो आता वो आता पहले मॉलिक्यूल्स, तो मॉलिक्यूल्स को मुझे कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो मैं बोलूंगा कि नंबर ऑफ फॉस्फोरस एटम्स विल बी इक्वल टू, एटॉमिसिटी कितनी होती है फॉस्फोरस की? 4 होती है, मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स तो हमने निकाल लिए थे, कितने आए थे? 2 Na आए थे। तो आंसर कितना आ जाएगा आपके पास? 8 Na एटम्स आ जाएंगे, किसके? फॉस्फोरस के। आई होप ये पार्ट आपको समझ में आ गया होगा, ये पार्ट आपको क्लियर हो गया होगा। एक क्वेश्चन और करके देख लेते हैं, बस उसके बाद हम लोग क्लास को समाप्त कर देंगे। ठीक है, आज यहीं विराम दे देंगे क्योंकि हमको काफी चीजें क्लियर हो गई हैं। क्वेश्चन क्या बोल रहा है बेटा आपको? उसने बोला है कैलकुलेट नंबर ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन एटम्स इन अ सैंपल of 10 moles of ग्लूकोज। काफी अच्छा क्वेश्चन है ये आपका कि 10 मोल मेरे पास ग्लूकोज का सैंपल है और पूछा है कि कौन कौन से नंबर ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन एटम होंगे। तो सबसे पहले क्योंकि मेरे पास जो डेटा दे रखा है वो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ग्लूकोज दे रखा है, ये मेरे को गिवन है, कितना है? ये 10 है। और नंबर ऑफ एटम्स की बात चल रही है तो मैं फॉर्मूला कौन सा यूज करूंगा? मैं यूज करूंगा N विल बी इक्वल टू, मैं फॉर्मूला कौन सा यूज करूंगा?
मैं यूज करूंगा सबसे पहले तो एन ऑफ ग्लूकोज दे रखा है, दैट विल बी 10। मैं फॉर्मूला यूज करूंगा एन विल बी इक्वल टू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स डिवाइडेड बाय Na। अब क्योंकि ग्लूकोज का डेटा दे रखा है तो एन मुझे क्या बताएगा, ये मुझे बताएगा नंबर ऑफ ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स, ये मुझे मॉलिक्यूल्स की इंफॉर्मेशन देगा। तो यहां से आप निकाल सकते हो कि एन जो है विल बी इक्वल टू 10 मल्टीप्लाइड बाय Na आ जाएगा। तो यहां से मेरे पास ग्लूकोज के मॉलिक्यूल आ गए हैं। अब मेरे लिए निकालना आसान है, एटम्स ऑफ कार्बन विल बी इक्वल टू एटॉमिसिटी ऑफ कार्बन मल्टीप्लाइड बाय टोटल मॉलिक्यूल्स ऑफ ग्लूकोज। यही करोगे। आपसे पूछा जाए एटम्स ऑफ हाइड्रोजन, आप बोलोगे एटॉमिसिटी ऑफ हाइड्रोजन मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ ग्लूकोज। आपसे पूछा जाए एटम्स ऑफ ऑक्सीजन विल बी इक्वल टू एटॉमिसिटी ऑफ ऑक्सीजन मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ ग्लूकोज। दैट्स इट। ये 3 वैल्यू आप निकाल लोगे, आपका आंसर आ जाएगा। आई होप यहां तक की सारी चर्चा आपको समझ में आ गई होगी। कुछ क्वेश्चन जो है डीपीपी के भी हैं, वो सॉल्व करके देख लेना। एक क्वेश्चन जो है मैंने यहां पे भी इंक्लूड कर दिया है आप लोगों के लिए, यहां से आपको समझ में आ जाएगा, इसको आप इंक्लूड कर लेना, ठीक है। और रेस्ट जो पार्ट है वो हम लोग करेंगे हम नेक्स्ट क्लास में, क्योंकि हमने मोल के 2 फॉर्मूले देख लिए हैं। इसके बाद केवल एक ही चीज बचती है, मोल का 3rd फॉर्मूला देखना बचता है। उसके बाद हम सीधे सीधे जाएंगे, जंप करेंगे रिएक्शंस के ऊपर कि रिएक्शंस किस तरीके से होती हैं और रिएक्शंस में मोल का कॉन्सेप्ट लगाया कैसे जाता है, ठीक है। इसी तरीके से क्वेश्चन सॉल्व करते हुए चलना, आपको बहुत ज्यादा हेल्प मिल जाएगी। और जितने कॉन्सेप्ट बताए हैं उनके नोट्स प्रॉपर बनाते हुए चलना, ताकि आप कोई भी चीज कभी भूलो मत, क्योंकि लास्ट में जब होगा मैं सारी चीजों को एक बार कंबाइन करके रिवाइज करवाऊंगा। तो आप अपने नोट्स देखते जाना, आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा, ठीक है। तो इसी के साथ आज का सेशन हम लोग समाप्त करते हैं। बाकी की चर्चा जो होगी वो हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ओके, सो बाय एवरीवन, थैंक यू सो मच।